आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ राज्यों में पहली पारी का चुनाव हो चुका है, तो कुछ में 30 तारीख तक होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। लेकिन रिजल्ट सभी का एक साथ होगा, यानी कि मतगणना जो है वो एक साथ होगी। ऐसे में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के चुनाव की और अन्य राज्यों की चुनाव की, तो बहुत सारे लोगों ने सर्वे किए हैं, बहुत सारी टीम ने सर्वे किए हैं। और रीसेंट जो अगर सर्वे आया है वो क्या कहता है, कौन बनेगा सीएम, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मामा फिर से रिपीट होंगे या फिर कोई और खुद बीजेपी क्या तय कर रही है कि मामा या कोई नया चेहरा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो आइए हम इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी पे। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, धन्यवाद। और आपका भी कार्यक्रम चुनावी दंगल काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय। और सर्वे आया है, अभी लेटेस्ट जो आया है वो CSDS का सर्वे है। और CSDS को हम लोग कोई बहुत ज़्यादा निष्पक्ष टाइप की एजेंसी नहीं मान सकते हैं। तो क्या आया है सर? क्योंकि ये JNU के जितने बुद्धिजीवी हैं वो इस संस्था में भरे हुए हैं जी। और पिछली बार मतलब लगातार इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो भाजपा को हमेशा कम स्तर पे आंकते हैं। पिछली बार भी ये पूरी NDA को मिला करके 2019 का जो चुनाव था जी, तो उसमें ये पूरी NDA को मिला करके 220-30 सीट के आसपास समेट रहे थे। जब नतीजे आए तो भाजपा के 303 अकेले आ गए थे। तो CSDS ने अभी लेटेस्ट एक सर्वे जारी किया है, CSDS लोक नीति का जी। तो उस सर्वे के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि शायद भाजपा ने मध्य प्रदेश में चुनावों में वापसी कर ली है जी। और हम लोगों को ऐसा अंदाजा था कि बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट का पूरा एक टीम है और मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। और ग्राउंड से जो वो डेटा और फीडबैक लेते हैं उसके ऊपर वो लोग अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करते हैं और बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टिकट का वितरण भी है वो इस सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करते हैं जी। बहुत कई स्तर पे ये लोग सर्वे करते हैं। मतलब एक तो लोकल इंटेलिजेंस जो होती है सरकारी, उसका इनपुट भी आता है। उसके अलावा इनकी अपनी 2-3 एजेंसियां होती हैं। राज्य की यूनिट जो है वो अपनी अलग एजेंसियों से सर्वे करती है, केंद्रीय यूनिट जो है वो अपनी अलग एजेंसियों से सर्वे करती है। तो डेटा बहुत 1 साल 2 साल पहले से ये लोग कलेक्शन शुरू कर देते हैं। उसके अलावा फिर संघ का फीडबैक होता है, फिर बीजेपी की पार्टी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो उनके कैडर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका फीडबैक होता है, उनके नेताओं का फीडबैक होता है। तो ये काफ़ी प्रोफेशनली चीज़ों को, जैसे एक कंपनी काम करती है वैसे ही भाजपा करती है। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा नेगेटिव तो चल रहा था शुरू में माहौल, लेकिन ऐसा था कि इलेक्शन के टाइम तक ये लोग उसको कवर कर लेंगे। दूसरी एक प्लस पॉइंट क्या है कि बीजेपी अपने टेम्पर को, जो टेम्पो होता है इलेक्शन का, वो जहां से उन्होंने शुरू किया होता है वो वोटिंग के दिन तक उस टेम्पो को मेंटेन कर ले जाते हैं। दूसरी पार्टियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी या तो पीक करके डाउन हो जाते हैं। आपको दिखाई देगा कि वोटिंग के कुछ दिन पहले तो दूसरी पार्टीज जो हैं, कांग्रेस है जैसे, वो खूब धूमधाम से आगे बढ़ेगी और एकदम वोटिंग आते आते सब ठंडे होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन बीजेपी क्या है कि बहुत उसको सस्टेन कर लेती। इवन कैंपेनिंग रुक जाने के बाद सोशल मीडिया पे वो अपने इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करके चलती है। और यहाँ पे वो चीज़ CSDS के सर्वे में भी दिख रही है। जैसे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू रेट शिवराज गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब कितने परसेंटेज। हाँ, कि शिवराज की परफॉर्मेंस को क्या रेटिंग मिल रही है। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया है, CSDS ने फुल्ली सेटिस्फाइड एंड समवॉट सेटिस्फाइड, मतलब पूर्णतया संतुष्ट और थोड़ा बहुत संतुष्ट। मतलब देखा जाए तो दोनों संतुष्ट की ही कैटेगरी। तो इन 2 कैटेगरीज में बांट दिया जी। तो एक में 27% और एक में 34% आ रहा है। तो इसको मिला देते हैं तो ही आंकड़ा 60% के ऊपर चला जाता है। 61%।
तो जब 60% के आसपास लोग संतुष्ट हैं सरकार से, तो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो एक दावा था वो यहाँ कमजोर होता दिख रहा है। मतलब शिवराज जी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। फिर दूसरा एक परफॉर्मेंस का क्वेश्चन था इनका कि कमलनाथ और शिवराज सिंह की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इन्होंने उसमें लिया है कि कमलनाथ जी का 2018 से 20 जो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे 15 महीने, उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस थी वर्सेस 2020 से 23 आखिरी तक शिवराज सिंह की क्या परफॉर्मेंस है। अब इन आंकड़ों में भी शिवराज सिंह 38% के साथ आगे हैं और कमलनाथ जी 34% के साथ पीछे हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो शिवराज जी के साथ उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी की मीडिया में और सब जगह चर्चा हो रही थी, या रही भी हो तो काफी हद तक उसको भाजपा ने वोटर्स के माइंड में चेंज करने की सक्सेसफुल एक कोशिश की है और सक्सेस हो रही है। और अगर ये चीज अभी सर्वे में आ रही है तो ये मतलब अक्टूबर में सर्वे हुआ था, तो बीजेपी का प्रचार काम कर रहा है और आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये जो बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी ने हासिल की है, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो जो कल्याणकारी योजनाएं बहनों को लेकर आए हैं, उन्होंने मौके पे चौका मारा, और मौके पे चौका ऐसा मारा कि मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले ये योजना शुरू की, और उस समय अगर बात करें उससे पहले तो ये सब कह रहे थे कि भाई इस बार तो कांग्रेस ही आएगी। अब मामला ये हो गया है कि लोग कहते हैं 50-50, मतलब अभी भी थोड़ा सा वो जो है ना कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, उस टाइप का लोग अभी भी डिप्लोमेट आंसर देते हैं। और इसके साथ जो एक सीनियर सिटीजन का तबका है वो ये कहते हैं भैया हमको जिसको वोट देना होता है हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं जी। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान ने मौके पे चौका मारा, प्लस जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अगर अमित शाह की बात करें, उन्होंने फटाफट आके जो टिकटों का वितरण किया, नाम की घोषणा की, क्योंकि पहले के चुनाव में अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस टिकट का वितरण पहले करती थी, नाम की घोषणा पहले करती थी, उसके बाद में बीजेपी आते 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 वो धीरे धीरे जो है वो अपने टिकट के जो कहते हैं ना कि पर्चे खोलती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने बढ़त जो हासिल की, चाहे वो टिकट का वितरण हो, चाहे वो योजनाओं का अगर कहें कि लोगों तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो प्रचार की हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे क्यों नजर आई? इस बार दिख रहा है कि कांग्रेस शुरू से ही एक दुविधा में कह लीजिए या एक कंफ्यूजन की स्थिति में, नेतृत्व को लेकर भी कंफ्यूजन है। बीच में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के विवादों की बातें भी सामने आई थी, तो कई जगहों पे वो खींचतान दिखाई दी। अभी खबर आई कि 39 बागियों के ऊपर कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से निकाला है। बहुत सारे निर्दलीय खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद गुड्डू या कुछ इस टाइप के बड़े लोग भी शामिल हैं उसमें। तो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, और ऐसा तब भी होता है जब पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता में आने की उम्मीद है। तो हर धड़ा ये चाहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक पावर में आ जाएं। तो ये जो 50-50 वाला बता रही हैं, ये माहौल जो बना और 15 महीने की जो सरकार चल गई कांग्रेस की, तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक खींचतान शुरू हो गई कि सत्ता का मैक्सिमम केंद्र किसके पास रहेगा। पिछली बार की अगर आप एक्सपीरियंस लें तो उसमें कहा जाता था कि मतलब सरकार में 3 मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी तो हैं ही, उसके अलावा दिग्विजय सिंह काफी सारे विभागों को खुद चला रहे थे, और उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन था। तो ये सिचुएशन कांग्रेस के अंदर फिर बन गई। तो उसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि वो टिकट डिसाइड करने में उनको टाइम लगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रचार को लेकर के भी थोड़ा सा एक तनाव वाली स्थिति बनी हुई है कि वो मतलब उस टाइप का वो नहीं दिख रहा। जैसे कल दमोह में और सतना में मोदी जी आकर के सभाएं संबोधित करके गए, कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं के नाम पे सिर्फ राहुल और प्रियंका 2 ही हैं, और उनका आना जाना पता नहीं चल रहा है। तो आज जैसे जबलपुर में शायद राहुल जी का रोड शो है, बिल्कुल त्रिपुरी चौक से पूरे रानीताल तक पैदल यात्रा है उनकी। तो ये कांग्रेस के साथ एक समस्या ये हो रही कि वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, बड़े नेताओं को कब बुलाना है, कितना वो करना है।
तो वो कैंपेनिंग में और उस मैनेजमेंट में उनको दिक्कत तो दिखाई दे रही है। और एक अच्छा इलेक्शन था कांग्रेस के लिए, एक अच्छा चांस था, लेकिन वो अपनी इस गलतियों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के सामने नुकसान पे चले जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक विचित्र सी स्थिति और है। यहाँ पे 230 सीटें हैं और 230 सीटों में से 60 से 70 सीटें करीब ऐसी हैं जो भाजपा की बहुत स्ट्रांग सीट्स हैं, जिसपे भाजपा पिछले 20-30 सालों से हारी नहीं। तो उन सीटों पे तो भाजपा अभी भी कमजोर नहीं है। कद्दावर नेता हैं, लोकल नेता हैं, जैसे आपके रहेली में गोपाल भार्गव जी हैं जी। 8 सालों से वो 8 चुनावों से जीत रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई सारी सीटें हैं 60-70। अब इन 60-70 सीटों को माइनस कर दें 230 में से। खुद नरोत्तम मिश्रा भी हमेशा जीतते हैं। हाँ, नरोत्तम जी हो गए, शिवराज जी की खुद की जो बुधनी की सीट है ना। इस टाइप की अगर देखा जाए, इंदौर है, भोपाल की 6-7-8 सीटें आंख बंद करके आप समझ लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो पिछले 5-6 चुनावों से बीजेपी ही आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो जीतने का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में और इसको गंभीरता से लेते हुए पश्चिम में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जबलपुर पश्चिम में, कि 4 बार के सांसद को उतारा गया है मैदान में कि भाई इस बार तुम पश्चिम की बागडोर संभाल लो, क्योंकि पश्चिम को कहा जाता था पहले कि ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन जैसे ही 2 बार से तरुण भानोत ने अपनी जगह बनाई और बुकारी किया, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई, तब से ये जो बीजेपी की कह सकते हैं कि एक कमांड थी, वो कहीं ना कहीं खो गई थी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है कि भाई, क्योंकि तरुण के अगर हम कहें कंपैरिजन में, तो बीजेपी का वैसा कद्दावर नेता होना पश्चिम क्षेत्र में मुश्किल हो रहा था। अभिलाष पांडे जो है वो ट्राई कर रहे थे पश्चिम क्षेत्र के लिए, साथ ही जो पूर्व आयुक्त है नगर निगम के वेद प्रकाश जी कर रहे थे, और भी बहुत सारे चेहरे थे। खुद प्रभात साहू की बात करें तो वो भी ट्राई कर रहे थे। लेकिन पार्टी ने शायद पश्चिम की सीट को कांटे की टक्कर मान के, और 4 बार की अगर बात करें तो 4 बार के एक्सपीरियंस को देखा, और ये चीज़ भी देखा कि राकेश सिंह जो है हर बार लोकसभा चुनाव जो जीतते हैं उनका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो उस मेरे ख्याल से उस ग्राफ को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। और जो सेंट्रल मिनिस्टर्स जिनको इस बार लड़वाया जा रहा है, जो कि सांसद पद पर थे, चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, तो ये सभी इसी एक्सपेरिमेंट के तहत मेरे ख्याल से लड़वाए जा रहे हैं कि उस सीट पे उस कद्दावर नेता के अलावा शायद वहां पर ऑपोजिशन के लिए लड़ने वाला, उनके खिलाफ लड़ने वाला इस पार्टी में नहीं था। क्या कहते हैं आप? देखिए, उसमें 2 चीजें दिखाई देती हैं जी। पहली चीज तो ये कि क्या था कि बीजेपी को एक बड़ा क्लियर मैसेज पब्लिक से ये मिल रहा था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे जो महाकौशल है, महाकौशल में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती जा रही थी हर चुनाव में। बिल्कुल ठीक है। जैसे जबलपुर की आप बात करें तो 6 सीटें हैं, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, फिर 4 पे आ गए। 8 में से, हाँ, 8 में से 4 पे आ गए। और अब ऐसा लग रहा था कि वो शायद मतलब 8 में से 6 निकाल लेंगे। अभी भी यही चल रहा है ग्राफ। हाँ, तो वो हर चुनाव में अपनी 2-2 सीट जबलपुर में ही बढ़ा रहे हैं। तो महाकौशल एक तरह से बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा था। तो इस टाइप की स्थिति पूरे महाकौशल में बनी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जबलपुर में राकेश जी को उतार दिया है, बगल में नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल जी को उतार दिया है, और बगल में मंडला से कुलस्ते जी को उतारा है। तो ये 3 जिले लगे हुए हैं, और इन 3 जिलों में 3 केंद्रीय नेताओं को उतार दिया गया है, सांसदों को उतार दिया गया है। दूसरा एक प्रयास ये दिखाई दे रहा है कि जो एक शिवराज जी के चेहरे को लेकर के एक बात थी, तो शायद उसको डाइवर्ट करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए हर क्षेत्र में एक बड़ा नेता खड़ा कर दिया गया है, ताकि जनता का फोकस ऐसा ना रहे कि शिवराज जी पे ही रहे। जनता को एक ऑप्शन दिखाई देता रहे कि इतने सारे बड़े लोग लड़ रहे हैं, तो इनमें से शायद कोई सीएम बन जाए। या ये कह लें कि पार्टी की तरफ से वोटर को और कार्यकर्ताओं को सबको कम्युनिकेट किया गया है कि आगे जाकर के नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, और हम लोग इस बारे में सीरियस हैं। तो इसलिए शायद ये बड़े नेताओं को या केंद्रीय जो संसद से नेता हैं, सांसद हैं, उनको यहाँ पे चुनाव लड़वाया गया है। तो ये 2 चीजें, एक जो आपने बोला कि जहाँ पे कमजोर हो रही थी स्थिति, वहां पे
बड़ा चेहरा उतारने की एक स्ट्रेटजी है, और दूसरा एक जो ऑलरेडी प्रदेश में एक नेतृत्व परिवर्तन की मांग पार्टी के अंदर से और बाहर से सब तरफ से हो रही थी। अच्छा, उसके लिए अब जैसे इस बार व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन इशू, जनता का क्या मुद्दा है, तो उस पे 27% जनता ने दिया है प्राइस राइज को, मतलब महंगाई बढ़ी है, और अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को। और इन दो मामलों में सच में आप कहें तो शिवराज जी की सरकार की कहीं कहीं नाकामी है। मसलन मध्य प्रदेश के अंदर देश में शायद सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, 33% का वैट लगता है। मतलब आप समझिए 110 रुपए का आप पेट्रोल ले रहे हैं, उसमें 33 रुपए के ऊपर सरकार टैक्स ले रही है, वो भी राज्य सरकार। तो इस तरीके से बिजली भी बहुत महंगी है, जबकि ये कहा जाता है कि बिजली सरप्लस स्टेट है, राज्य के अंदर खुद कोयला होता है, पानी की भरमार है, डैम है, सब कुछ है, उसके बाद हमको बिजली महंगी लेनी पड़ रही है। तो ये एक नाकामी इनकी रही है सरकार की कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस टाइप की चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। आप यहां से उत्तर प्रदेश चले जाएं तो 10 रुपए 12 रुपए का फर्क आ जाता है पर लीटर पेट्रोल डीजल में। तो ये एक मुद्दा था जनता के दिमाग में। और अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी एक तरीके से नाकामी है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जिस तेजी से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है, बाकी सब कुछ है, उसमें मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। शिवराज जी ने खेती और कृषि के क्षेत्र में तो बहुत काम किया, लेकिन इस चीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने में वो नाकामयाब रहे हैं। इंदौर, भोपाल और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियली डेवलप एरियाज रहे हैं, उसके अलावा कहीं बड़ी कोई इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आ नहीं पाई है। तो वो एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में भी लोग थोड़ा सा नाराज हैं। तो ये दो विषय हैं, और शायद इनको लेकर के आगे वो कुछ सीरियस घोषणाएं और बाकी सब बातें कहूंगी ये बीजेपी की तरफ से जनता के सामने आएगी जी। और अगला एक क्वेश्चन था कि हु शुड बी मध्य प्रदेश सीएम, जो क्रिटिकल सवाल है, जहां पे पूरी कहानी आकर के वो 50-50 वाली टिकती है। नहीं, और ये जब आप पूछें अगर बीजेपी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता से, किसी कार्यकर्ता से या पद पर बैठे हुए लोगों से, तो उनका ये कहना होता है कि भैया हमारे यहाँ तो जो निर्णय होता है वो संगठन करता है, एक। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को इम्पोर्टेंस दी जाती है, 2। और तीसरा उनका ये कहना है कि सीएम का चेहरा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। और चौथा वो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। और ये जो एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, ये लहजा उस टाइप का हो गया कि भैया एक चाय वाला भी पीएम बन सकता है। और डिप्लोमेट आंसर, मतलब अगर उनसे ये पूछा जाता है कि एक जो गाना बड़ा वायरल हो रहा है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो भैया 20 साल का अगर आप रिपोर्ट कार्ड पेश करने आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, तो सीएम कौन रहा? शिवराज सिंह चौहान। भले ही केंद्र ने फंड हमको प्रोवाइड किया और स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिला, जिले में वर्क हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क किसने किया? सीएम ने किया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ बीजेपी में कि एमपी के मन में मामा से इतर होके मोदी जी हो गए, और आज चुनाव मामा जी के चेहरे पर नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर ये कहा जाए। और ये जो केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़वाना, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है कि अब अगला सीएम नेक्स्ट कौन होगा। देखिए, एक फटीग फैक्टर होता है कि जनता भी क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को देख देख के बोर हो जाती है, उब जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि शासन प्रशासन जो है पूरा एक ही व्यक्ति अगर बनता रहता है तो वो एक पैटर्न या एक सिस्टम में सब कुछ चलने लगता है। बिल्कुल। तो उसके कारण क्या होता है कि प्रदेश में फिर बदलाव नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना? तो उन सब चीजों को देखते हुए कोई भी समझदार पार्टी होगी, आप बड़ी बड़ी कंपनीज भी देखिए जो प्रॉफिट में चल रही हैं, सालों से चल रही हैं, 100 साल से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डायरेक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन वो सीईओज बदल देते हैं हर 2-3 साल में।
क्योंकि नया आदमी आता है, वो फ्रेश आइडिया लेके आता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से टाइट करता है और तेजी से काम को आगे बढ़ाता है, उसको नए टारगेट्स दिए जाते हैं, नई टीम बनती है और नई टीम बनती है। वरना क्या होता है कि एक व्यक्ति है तो उसके साथ की जो टीम है वो यथास्थिति में बैठी हुई है, दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा, संगठन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि किसी को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पुराने ही लोग 10 साल 15 साल चले आ रहे हैं और बीजेपी ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत की पॉपुलेशन में 60% युवा है तो बीजेपी के संगठन में भी 60% युवा होंगे, और इस बार युवा जो है वो फैक्टर बनेंगे हार जीत में। जी, तो ये कारण रहे होंगे कि शिवराज जी को लेकर के उन्होंने सोचा होगा कि कुछ बदलाव किया जाए, जनता के मन में भी था। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है कि हु शुड बी मध्य प्रदेश सीएम, अक्टूबर आते आते CSDS का आंकड़ा है कि 38% लोग शिवराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और वहीं 34% लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो अगर इस आंकड़े के ऊपर जाएं तो इसका मतलब है कि शिवराज जी ने वो जो इनकी एक स्थिति कमजोर हो रही थी उसमें काफी तेजी से कमबैक किया है और दिखाई भी दे रहा है कि जितनी मेहनत शिवराज कर रहे हैं इस एज में भी, तो उससे दिख रहा है कि वो अभी भी अपने आप को रेस से बाहर नहीं मान रहे हैं, वो पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। और एक जो उन्होंने एक मामा वाला एक भावनात्मक संबंध जनता से बना लिया है, खासतौर से महिलाओं से, वो चीज शायद अब काम करती हुई दिख रही है शिवराज जी के लिए कि उनको यहाँ पे कमलनाथ जी से 4% की लीड मिल गई। क्रेज तो है, तो मामा वापसी करते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी पावरफुल पोजीशन में आ जाती तो शिवराज जी के साथ कैसे क्या घटनाक्रम चलता है। आपको क्या लगता है 230 सीट में से कितनी आ पाएगी बीजेपी में लगभग? हाँ, इसके लिए मैं आपको जो बोल रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थितियों में जो बहुत बड़ा बदलाव है वो ये है कि 60 से 70 सीटें बीजेपी की बिल्कुल पकी पकाई हैं कि वो उनके हाथ में ही आती है, कंफर्म टाइप की। तो उनको अपन अलग कर देते हैं अगर, तो 230 में से आप ये 60 भी माइनस कर दें तो बचती हैं 170 सीट। अब कांग्रेस को 170 सीटों पर लड़के और 116 सीट जीतनी है, मतलब कांग्रेस को 60% का स्ट्राइक रेट चाहिए, स्ट्रगल ज्यादा है, ठीक है। और भाजपा को 130 लड़नी है, उसमें से 60 उसके घर पे रखी है, उसको 60 और चाहिए, ठीक है ना। तो कांग्रेस के लिए फाइट बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है एमपी में। बीजेपी के लिए यहां पे ये चीज आसान है। तो उस आंकड़े को अगर आप ध्यान में रखते हैं कि भाई कांग्रेस के पास 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जो वो नहीं हारते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह की सीट हो गई, जैसे कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा की सीट्स हो गई, है ना। ऐसी कुछ इनके भी दिग्गज नेता हैं तो उनकी और उनके प्रभाव वाली, तो ऐसी 8-10 सीटें 12 सीटें इनके पास भी बची हैं जो ये नहीं हारते। लेकिन फिर भी बात यही हो जाती है कि कांग्रेस को 170 पे लड़के और 115-20 जीतनी है, उनको 60% के ऊपर नंबर लाने हैं। और बीजेपी वहीं इन 170 सीटों में से अगर 40% नंबर भी ले आती है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो यहां पे अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी स्थिति कंफर्टेबल है। और प्लस जैसा मैंने बोला कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने की जो मशीन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ी है। उनका प्रचार बहुत अच्छा होता है। यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी का प्रचार जो है, चाहे वो धरातल पे है चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उनकी टीम बहुत बढ़िया है। और इसमें कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आती है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि काफी टाइम से वो सत्ता से बाहर हैं, तो इसलिए आज उनके पास ग्राउंड पे जो कैडर या कार्यकर्ता होना चाहिए वो कम है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बीजेपी के साथ ये है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और उत्साह के साथ वो लोग जुट जाते हैं।
योजनाओं की भरमार है, एक्चुअली दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और बहुत कुछ है, प्लस उनके साथ ये चल रहा है कि केंद्र की जो परफॉर्मेंस है, केंद्र की अपने आप में परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो बहुत सारी चीजों को कवर कर ले जाती है। जैसे कि आज मैंने आपको अभी बोला कि प्राइस राइज जो है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दो मामलों में मैं बिल्कुल कहूंगा कि शिवराज सरकार की नाकामी रही है। लेकिन इन दो मामलों में बीजेपी बच के निकल जाती है मोदी जी की आड़ लेके, उनके काम देके। तो इसलिए बीजेपी के पास वो एक एज हो जाता है। कांग्रेस के पास वहां पे एक दिक्कत हो जाती है कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पे वो बैठ नहीं सकते हैं, कि वो वहां पे उनके लिए समस्या ज्यादा है। अगर आप राहुल जी की बात कर देते हैं तो नुकसान ज्यादा हो जाता है प्रैक्टिकली कांग्रेस को, और बचता है राज्य। तो राज्य में भी स्थिति ये है कि दिग्विजय सिंह जी पिछले चुनाव में खुद ही बोल चुके हैं कि भाई मेरे को प्रचार में न ले जाओ, जनता मेरे को देख लेती है तो वोट नहीं देती। तो दिग्विजय सिंह के साथ वो समस्या है। तो बचते, मतलब जुबान कंट्रोल नहीं होती, कुछ भी कह जाते हैं। नहीं, दिग्विजय जी की एक्चुअली कुछ जनता की नजर में छवि ऐसी बन गई है कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के आने के पहले 10-12 साल वो मुख्यमंत्री थे, और उनके काल में जनता ने मतलब बिजली से लेके सड़क से लेके हर चीज का ऐसा समस्या झेली। कोरोना भी एक फैक्टर के रूप में रहेगा इस बार चुनाव में। मतदाता जब मतदान करने जाएगा तो उसको भी शायद याद रखेगा। क्या कहते हैं, विधानसभा का जब चुनाव होता है तो क्षेत्र को अहमियत दी जाती है, और जनता जो होती है वो उसको देखती है कि जिसने उसकी हेल्प की, किसमें, विपदा के समय। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो रहेगा फैक्टर, लेकिन वो एक लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा कि जिनका एक्चुअली कोरोना के टाइम पे कोई परिवार किसी प्रॉब्लम में था और उसको किसी ने मदद की या नहीं की, वो पर्टिकुलर परिवार, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 10% वोटर्स होंगे। बाकी 90% वोटर्स तो अब मेरे ख्याल से भूल चुके हैं या भूल जाना चाहते होंगे कोरोना को, क्योंकि बुरा टाइम था और ज्यादातर लोग तो अपने घरों में रह करके उन्होंने गुजार दिया पूरा टाइम। तो न बाहर निकले न कुछ हुआ। हाँ, नुकसान हुआ लोगों को, तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल था, किसी के बस में नहीं था, एक वैश्विक समस्या थी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोरोना से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है चुनावों में। हाँ, चुनाव में ये फर्क पड़ने वाला है कि स्थानीय स्तर पे जो नेता है, जिन्होंने काम किया है, हाँ, उनका पब्लिक के साथ कैसा संबंध है, कैसा रेपो है, वो एक चीज काम करेगी। और दूसरी चीज काम करेगी कि दोनों पार्टियों की तरफ से बगावत कितने लोग कर रहे हैं और उनके क्या हालचाल हैं। अब बगावत और भीतरघात दो चीजें होती हैं। एक तो खुल करके आदमी निर्दलीय बन के खड़ा हो जाता है और वोट काट ले जाता है, और दूसरा एक अंदर अंदर जो एक सुगबुगाहट चलती है कई बार, वो। तो भीतरघात के मामले में भी मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस को खतरा इसलिए कम है क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता ही बहुत सीमित है, तो वो वाली समस्या है। लेकिन बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका कार्यकर्ता नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो कहीं अगर कार्यकर्ता के लेवल पे किसी व्यक्ति के लिए नाराजगी फैल गई तो वो चीज उनको बैकफायर कर सकती है। तो इस मामले में बीजेपी को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और इस बार आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 8 विधानसभा है, और 8 विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या लगभग 83 से 84 है। और अगर हम बात करें पनागर की, तो वहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं 19, 1-2 नहीं 19। सोचने वाली बात है। और अगर बात कर लें हम उत्तर मध्य विधानसभा की, तो यहाँ पर 8 प्रत्याशी हैं। मतलब कांग्रेस बीजेपी के अलावा, बसपा आप के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कहीं ना कहीं वोट काटने में अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। तो इस बार कुल मिला के कहा जाए तो कांटे की टक्कर है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो ये जो 50-50 है वो कब 60-40 में तब्दील हो जाएगा। ये जो 2 दिन पहले कश्मकश होती है ना, कि इलेक्शन के टाइम पे जब आप प्रचार कर रहे होते हैं और प्रचार जब थमता है तो सांसें बढ़ती हैं, क्योंकि 17 नवंबर को जब एक वोटर वोट देने जाएगा, उस समय कहते हैं कि वो जो विद इन सेकेंड का जो रहता है कि भाई जब जैसे ही आपके सामने पर्चा आया, प्रत्याशी का चेहरा आया, तो कई बार क्या होता है, वोटर कंफ्यूज हो जाता है, इसको दूं या उसको दूं।
तो इसलिए जब आप वोट दें तो बहुत ही निस्वार्थ भाव से दें और ये जरूर देखें कि जो भी प्रत्याशी खड़ा है सबसे पहले तो उसने क्या क्या आपसे प्राथमिकताएं गिनवाई हैं, उसके शपथ पत्र में उसने क्या क्या दावे किए हैं, उसको क्या वो फुलफिल कर पाएगा, क्या वो आपके विकास, आपके परिवार के भविष्य, आपके समाज के विकास और आपके सिटी के साथ आपके प्रदेश और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा, आपके हक की आवाज क्या वो विधानसभा में बोल पाएगा, या फिर आने वाले अगर बात करें 2024 के चुनाव का, क्योंकि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन है लोकसभा चुनाव की, तो इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, मतलब उनको चुनने के लिए, उनकी जीत के लिए। तो यही कारण है इस बार बीजेपी जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, जो कि पूरे गृह मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और सभी 5 राज्यों में जा जाके उन्होंने पहले तो कार्यकर्ताओं को बड़ा बूस्टअप किया, सारे लोगों से मीटिंग की, देन उसके बाद जो उनका सर्वे रिपोर्ट रहा और जो रिपोर्ट का, जब हम लोग सोशल मीडिया में अक्सर बात करते थे ट्विटर पे, फेसबुक पे, या फिर अगर बात कर ले हम इंस्टाग्राम पे, तो हम ये अक्सर कहते थे पीएमओ को टैग करते हुए, अमित शाह को टैग करते हुए, नरेंद्र जी को, कि भाई आप हर चीज की काबिलियत देखते हैं। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो एंट्रेंस एग्जाम बेचारा दे के फिर वो उसका एडमिशन होता है, तो एक विधायक, एक पार्षद, एक सांसद के चुनाव के समय उसकी योग्यता की आप कैसे परीक्षा लेंगे? तो इसीलिए इस बार वो बार बार रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे और इसी कारण ये था कि 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने खुद प्रस्तुत किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको चलते चलते कि ये जो चुनाव है उसको कितना गंभीर लिया है और कितना सीरियस है बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, देखिए, सीरियसनेस या गंभीरता का अगर आपको देखना है तो इस पूरी चर्चा में जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कांग्रेस जहां अपनी लिस्ट जारी करने में इतनी देर लगा दी, बीजेपी ने वहीं पे सीधे अमित शाह जी को उतार दिया डायरेक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा 3 उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रभारी बना करके भी उतार दिया, प्लस उन्होंने केंद्र से प्रवक्ता वगैरह भी अपॉइंट कर दिए, मीडिया मैनेजमेंट में केंद्रीय प्रवक्ता। तो अगर आप देखें गंभीरता की बात, तो गंभीरता से बीजेपी ने तो बहुत पूरी तरह से गंभीरता से ले लिया था इसको, और उन्होंने पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में पूरी कमान संभाल ली थी जी। कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस में आखिरी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कमान एक्चुअली किसके पास है। अगर आप देखें तो कमलनाथ जी भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान या उनकी रैलियां भी बड़ी कम सुनाई दे रही हैं। केंद्र से राहुल जी, प्रियंका जी या दूसरे बड़े नेता जो हैं उनके दौरे बहुत कम हो रहे हैं। सेलिब्रिटी वगैरह भी लेकर के नहीं आए हैं कांग्रेस, वरना ले आती है सेलिब्रिटीज वगैरह, क्योंकि नेताओं की थोड़ा सा कमी है उनके यहाँ। अब खड़गे जी हैं, खड़गे जी के साथ समस्या ये है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो साउथ के नेता, यहाँ उन्हें कोई जानता नहीं है। तो गंभीरता तो बीजेपी ने दिखाई है कि उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व के पूरे 8 सांसदों को उतार दिया विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो वो सांसद भी हैं जो कि कभी उन्होंने जिंदगी में विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार लड़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी उतार दिया है। विजय वर्गीय जी हैं, वो उतने वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं, उनको इंदौर से उतार दिया। तो बीजेपी ने तो गंभीरता दिखाई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और उसका उनको रिजल्ट इस सर्वे में दिख रहा है कि जो CSDS नॉर्मली बीजेपी के मतलब फेवर में बहुत ज्यादा चलती नहीं है, उस एजेंसी का अगर सर्वे आ रहा है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की थोड़ी पोजीशन इंप्रूव हो रही है और बेटर है, हर मामले में कांग्रेस से बेटर है, तो उससे समझ में आ रहा है कि उनका गंभीरता से लेना काम भी करता हुआ दिख रहा है। ऑन ग्राउंड जनता का मूड बदलने में धीरे धीरे बीजेपी सक्सेसफुल हो रही है। और ये सर्वे जैसा मैंने बोला कि अक्टूबर में किया गया था, तो अभी तो पूरा नवंबर का ये 6-7-8 दिन, 1 हफ्ता निकल चुका है, और यही टाइम होता है जब चुनाव का जो पूरा प्रचार है सब कुछ पीक पे होता है। जैसे मोदी जी की रैली शुरू हो गई हैं, कल वो सतना में थे, दमोह में थे, तो ये रैलीज जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये लोग। स्मृति ईरानी कल जबलपुर में थी। हाँ, कल स्मृति ईरानी जबलपुर में थी।
तो ये सब चीजों से फिर धीरे धीरे माहौल और पॉजिटिव होता है। तो देखते जाइए, लेकिन अच्छा है ये 50-50 की जो हवा चली, कम से कम इसके कारण चुनाव हो रहे हैं और चुनाव का माहौल है, ऐसा लग तो रहा है। इस बार रियल में लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो अच्छे कांटे की टक्कर वाला मिला है, तो दोनों प्रत्याशी जो हैं चुनाव मैदान पे एकदम निकल जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि उनकी धर्म पत्नियां भी चुनाव मैदान में हैं। तो भाभी जी घर पे हम टीवी पर देखते थे, लेकिन आजकल भाभी जी घर पर नहीं मिलती हैं। वो भी अपनी सखियों के संग अपने पतिदेव के चुनाव प्रचार में निकल जाती हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो है वो कंटिन्यू अपने पति के पक्ष में जो है समर्थन मांगने और साथ ही साथ वोट करने की अपील भी कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि चुनाव का जो रंग है वो एक्चुअल में दिख रहा है। और इस बार चुनाव सरीखे दिख रहा है, क्योंकि प्रतिद्वंदी अगर अच्छा रहता है तो लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। और ये लड़ाई एक्चुअली चुनाव की है, वो वैसी वाली घर की लड़ाई नहीं है। तो आप सभी भी रेवा टीवी के साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आप सभी से एक निवेदन है कि 17 नवंबर को हर काम छोड़कर मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी मतदान करने निकल रहे हो अपने परिवार के साथ निकलिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करिए और उनको साथ में लेके अपने फ्रेंड्स को भी कॉल कीजिए कि भैया आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज इलेक्शन में जाना है और अपने मत का प्रयोग करना है। क्योंकि जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तभी तो एक बेहतर सरकार बना पाएंगे। तो इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जो प्रशासन है उसे बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम भी किए हैं आप सभी को जागरूक करने के लिए। तो रेवा टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि जब भी आप मतदान करने जाएं तो अकेले ना जाएं, परिवार के साथ मित्रों के साथ जाएं और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन को छुट्टी का दिन या फिर पिकनिक डे ना माने, खासकर वो लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सोचते हैं कि हम वोट क्यों दें। तो भाई वोट तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और मतदान महादान है। तो चलिए लेते हैं हम इजाजत, और ऐसी ही कुछ अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और आज तो बात हुई थी कि भाई एमपी में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन ये जो हमने बात की वो एक रिपोर्ट, वो भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बात की। तो इसलिए बाकी सभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी चुनाव लड़िए, लेकिन हाँ जो कहते हैं ना कि मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, तो ध्यान रखिए। और दूसरी बात, संस्कारधानी जबलपुर शहर है तो अपने संस्कारों को और गरिमा को जरूर बनाए रखिएगा। और खासकर मतदान के दिन कोशिश कीजिएगा एक दूसरे से झड़प ना हो आप लोगों की। धन्यवाद। जय सिया राम।